दोस्तों आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th के बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम जो है वो कंप्राइज करता है सारी सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको एनिमल किंगडम कंप्राइज करता है। एनिमल किंगडम के अंदर ये 11 फाइलम्स होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा किंगडम के अंडर जो है वो फाइलम आता है। और तो यही एनिमल किंगडम जो है ये डिवाइड होता है 11 फाइलम्स में, जिसमें पहला फाइलम होता है पॉरीफेरा, सेकंड होता है सीलेंट्रेटा, थर्ड होता है टीनोफोरा। इसमें जो सी जो है वो साइलेंट होता है। फोर्थ होता है प्लेटीहेलमिन्थिस, फिफ्थ होता है एस्केलमिन्थिस, सिक्स्थ होता है एनेलिडा, सेवन्थ होता है अर्थ्रोपोडा, एट्थ होता है मोलस्का, नाइन्थ होता है एक्नोडर्मेटा, टेंथ होता है हेमिकॉर्डेटा और 11th होता है लास्ट में कॉर्डेटा। ये जो फाइलम्स है ये मैंने इनके नाम आपको पहले ही बता दिए, क्योंकि अभी हम इसके बाद एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि किस बेसिस पे एनिमल किंगडम को हमने क्लासिफाई करा है। तो उसको पढ़ने के लिए जब उसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है जिनके बेसिस पे एनिमल किंगडम को क्लासिफाई करा है, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें हम एग्जाम्पल्स में इन सारे फाइलम्स का नाम लेंगे। तो उस टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने ये फाइलम्स के नाम आपको पहले ही बता दिए। तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हर एक फाइलम जो है यहाँ पे उनको इंडिविजुअली जो है डिस्कस करूँगा और सारे एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट जो इनके अंदर है उनको भी डिस्कस करूँगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी नाम बता दिए हैं, ये नाम आप याद कर लीजिए। अभी जो हम क्लासीफाई करेंगे उसमें इन सब के एग्जाम्पल यूज़ होंगे, तो उनमें इनका नाम ज़रूर आएगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले ही इनके नाम आपको बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कि किंगडम एनिमेलिया को क्लासीफाई किस बेसिस पे किया जाता है। तो इसको क्लासीफाई करने का फर्स्ट बेसिस जो होता है वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं एनिमेलिया किंगडम के, वो सारे उन सभी में जो है वो वैसे मोस्टली सारे मल्टी सेलुलर होते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सारे ही मल्टी सेलुलर होंगे, क्योंकि कुछ उसमें सिंगल सेलुलर भी होते हैं। जैसे कि पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं और स्पॉन्जेस में जो है यूनिसेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स या स्पीशीज होती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स का या टिश्यूज़ का कह लो, वो सेम नहीं है। किसी किसी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, किसी में टिश्यू लेवल पे हो सकता है, किसी पे ऑर्गन लेवल पे हो सकता है, या किसी पे ऑर्गन सिस्टम लेवल पे हो सकता है इनके मेंबर्स के अंडर। तो वो अब हम पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बॉडी की इसमें, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि इसमें जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो लूजली अरेंज्ड सेल से बनी हुई होगी। इसमें कहीं पे भी टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ लूजली अरेंज सेल से जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी बॉडी की, ऑर्गेनिज्म की। तो इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा फाइलम में जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें जो है सम सेल्स जो कि सेम फंक्शन निभा रहे हैं वो अरेंज होकर टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि टिश्यूज़ क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ही टिश्यूज़ होता है। तो सम सेल्स जो है वो सेम फंक्शन जो निभा रहे हैं वो कंबाइन होकर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए इसको जो है फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह दिया जाता है। अब ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ जो है ग्रुप होकर ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये ऑर्गन्स जो है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है।
और ये पाया जाता है प्लेटीहेलमिन्थिस फाइला के अंदर। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो फोर्थ है, जो लास्ट सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो है मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम ह्यूमंस के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स है जो कि एक पर्टिकुलर सिस्टम बना देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका गॉल ब्लैडर, ये सारे मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि होता है डाइजेशन। तो ऐसे सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और ये किस किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है हायर फाइला में, जिसका एग्जांपल है एनालिडा, एस्किलमेंथिस, एकिनोडर्म्स और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जो है उसके अंदर सारे मैमल्स आते हैं। और मैमल्स के अंदर जो है ह्यूमंस आते हैं। इसलिए मैंने पढ़ाया था अभी पहले कि ह्यूमंस के अंदर भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये सारे फाइलम्स के अंदर जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब दूसरा बेसिस क्या होता है क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम में? वो होता है सिमेट्री। कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल किंगडम की, उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है। बॉडी सिमेट्री का मतलब ये है कि किसी भी प्लेन को यूज़ करते हुए अगर उस ऑर्गेनिज्म को काटा जाए तो उसके इक्वल हाफ होते हैं या नहीं होते। तो इसमें सबसे पहला टाइप होता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है उसके सेंट्रल एक्सिस से अगर हम कोई भी एक प्लेन को पास करें, मान लीजिए हमने ऐसे एक प्लेन को पास किया और अगर ये ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसकी बॉडी को कहा जाएगा रेडियली सिमेट्रिकल बॉडी। और ये सिमेट्री जो है ये पाई जाती है एकिनोडर्म्स में। एकिनोडर्म्स में एंड सीलेंट्रेट्स में। अब सिमेट्री के अंदर दूसरा टाइप आता है, वो है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने इसमें लीच ले लिया क्योंकि अर्थ्रोपोडा और एनालिडा में ये जो है बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो एनालिडा का ही एग्जांपल होता है लीच। तो ये आप बाद में जाके पढ़ोगे, अभी मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा। तो अभी आप सिर्फ ये एग्जांपल याद रखो कि लीच में बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है विद ओनली 1 प्लेन, उसके सेंटर से गुजरते हुए उसे एक प्लेन के थ्रू 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। 1 इक्वल लेफ्ट और 1 इक्वल राइट पार्ट में अगर उसे डिवाइड किया जा सकता है थ्रू ओनली 1 प्लेन,
थ्रू वन प्लेन, सिर्फ एक प्लेन के थ्रू अगर उसे दो इक्वल पार्ट में किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जा सकता है तो उसको जो है बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री में क्या था कि रेडियल सिमेट्री में वन या वन से ज़्यादा प्लेन हम यूज़ कर सकते थे, और रेडियल सिमेट्री में हमने ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से भी हम काट सकते हैं या इस तरीके से भी काट सकते हैं, बस वो सेंट्रल एक्सिस के थ्रू उसके पास होना चाहिए। और जब हम उसे ऐसे या ऐसे काटेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अगर वो दो इक्वल पार्ट में ऐसे या ऐसे कांटे में डिवाइड हो गया तो वो रेडियल सिमेट्री होगी। पर बायलैटरल सिमेट्री में क्या है, हम उसे सिर्फ इसी तरीके से काट सकते हैं सीधा, और सीधा काटने पे वो लेफ्ट साइड में भी इक्वल होना चाहिए और राइट साइड में भी इक्वल होना चाहिए। अगर वो ऐसे इक्वल है दोनों तरफ से काटने के बाद बीच से, तो वो बायलैटरल सिमेट्री मानी जाएगी। और ये बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है एनालिड्स में, जैसे मैं बता चुका हूं, आर्थ्रोपोडा में और कॉर्डेट्स में। थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो जर्मिनल लेयर्स के बेसिस पे होती है। जर्मिनल लेयर्स क्या होती हैं, वो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है तो जो लेयर्स की फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के थ्रू, उनको एम्ब्रियोनिक लेयर्स कहा जाता है। और इन्हीं एम्ब्रियोनिक लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जो है ये क्लासिफिकेशन की जाती है। इसमें फर्स्ट टाइप होता है डिप्लोब्लास्टिक। अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसमें जर्मिनल लेयर्स इस तरीके से अरेंज होती है कि उसमें सिर्फ दो जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जिसके आपको नाम से पता चल गया होगा, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड, डर्म का मतलब होता है लेयर। तो एक्टोडर्म जो होती है वो आउटसाइड होती है, मतलब आउटर, एक्सटर्नल या आउटर मोस्ट लेयर आप इसको कह सकते हैं। और एक इनर जर्मिनल लेयर होती है जिसको एंडोडर्म कहते हैं। और इसमें जो है एक इनर अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। तो इस टाइप की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो जर्मिनल लेयर्स की होती है उसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन जिस फाइलम में होती है उसका एग्जांपल है सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेट्स में जो है ये डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं। तो सीलेंट्रेट्स को जो है डिप्लोब्लास्ट भी कहा जा सकता है। इसमें अब सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जर्म लेयर्स की, वो उसको कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें आउटर मोस्ट एक्टोडर्म तो प्रेजेंट होती है और इनर एंडोडर्म भी प्रेजेंट होती है जैसे कि डिप्लोब्लास्ट में था। पर साथ ही साथ इसमें जो है आपकी मिडल में मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो है बीच में मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं थी, पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में जो है मीजोडर्म भी प्रेजेंट होती है। तो इसमें टोटल 3 जर्म लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो इसलिए इसको जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। और इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जर्मिनल लेयर्स की, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो पाई जाती है प्लेटीहेल्मिन्थिस से लेकर कॉर्डेट्स तक।
जितने भी मैंने आपको फाइलम के नाम बताए थे उन सभी के अंदर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं। मतलब उन सभी एनिमल्स के अंदर जो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म पाई जाएगी। तो सभी के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो सभी को जो है ट्रिप्लोब्लास्ट कहा जाएगा, उस सारे ही एनिमल्स को जो भी इन फाइलम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस होता है क्लासिफिकेशन का वो होता है सीलोम के बेसिस पे। और सीलोम क्या होता है, वो होता है कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। तो बॉडी वॉल किसी भी ऑर्गेनिज्म के आउटर बॉडी वॉल और उसके गट वॉल के बीच में जो भी एक हॉलो स्पेस होता है, एक कैविटी होती है, उसको कहते हैं सीलम। और जो भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सीलम प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं सीलमेट्स। और जिनके पास सीलम प्रेजेंस नहीं होता है उनको कहते हैं एसीलोमेट्स। ए का मतलब कि एब्सेंट, तो एसीलोमेट का मतलब हो गया कि उनके पास सीलम नहीं है, और सीलम जिसके पास है उनको सीलोमेट्स कहेंगे। और सीलम की एक और खासियत होती है कि ये जो हॉलो बॉडी कैविटी है जिसको हम सीलम कहते हैं, ये कवर्ड होता है आउटसाइड में मीजोडर्म के। जो मीजोडर्म मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ कि ये मिडल जर्मिनल लेयर होती है। तो मीजोडर्म जो होती है वो इसको कवर करके रखती है सीलम को। अब जो सीलोमेट्स होते हैं जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आते हैं, उनका जो फाइलम होता है वो होता है एनालिड्स। एनालिड्स, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड एंड एकिनोडर्म्स। एकिनोडर्म्स और कॉर्डेट्स, ये सारे ही फाइलम्स में जो है सीलम प्रेजेंट होता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। जो इन सारे फाइलम के अंदर आते हैं उन सभी के पास जो है सीलम प्रेजेंट होता है, तो उन सभी को क्या कहते हैं, सीलमेट्स कहते हैं। और अभी जो मैं प्रीवियसली पढ़ा रहा था कि सीलम जो है वो आउटसाइड से कवर होता है मीजोडर्म के, पर कुछ केसेस में होता है कि जो सीलम होता है बॉडी कैविटी वो मीजोडर्म के पैचेस उसके आउटसाइड में बन जाते हैं, मतलब वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं होता है मीजोडर्म से। तो ऐसे सीलम को कहते हैं हम सूडोसीलम। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और ऐसे सीलम को हम कहते हैं सूडोसीलम, मतलब फॉल्स सीलम, मतलब वो एक रियल सीलम नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसा फाइला जिसके अंदर सूडोसीलम प्रेजेंट हो उसको क्या कहेंगे, सूडोसीलमेट्स कहेंगे। तो सूडोसीलमेट्स वाले ऑर्गेनिज्म कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं एस्केलमेंथिस फाइलम में। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास तो सीलम प्रेजेंट ही नहीं होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं पढ़ा चुका हूं कि उनको कहेंगे एसीलमेट्स। और एसीलमेट्स कौन से फाइलम में पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस में। लास्ट बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का वो होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जो है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीजोडर्मली डिराइव्ड का मतलब है मीजोडर्म के थ्रू जो चीज़ डिराइव्ड हुई है, मतलब जो मीजोडर्म से बनी है। मीजोडर्म मैंने जैसे कि पढ़ाया था कि जो मिडल लेयर होती है, मिडल जर्मिनल लेयर होती है, तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है मीजोडर्म से, और जो कि बना होता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि ऑब्वियस सी बात है। और जो कि और ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है डॉर्सल साइड पे, मतलब बैक साइड पे। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म है
जिसके पास नोटोकॉर्ड होगी उसके डॉर्सल साइड पे, मतलब बैक साइड पे ही होगा, तो उस चीज को जो है नोटोकॉर्ड कहा जाएगा। और ये नोटोकॉर्ड जिन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कॉर्डेट्स, और जिनमें ये नहीं प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं नॉन कॉर्डेट्स। और नॉन कॉर्डेट्स वाले फाइलम कौन से हैं? वो हैं पॉरीफेरा से लेकर एकिनोडर्म्स तक। अभी तक हमने सारे जो बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के वो तो डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जो है फाइलम को डिस्कस करेंगे सारे, और उसमें सबसे पहला नंबर आता है, जो सबसे पहला वाला फाइला है फाइलम पॉरीफेरा का। तो अब हम फाइलम पॉरीफेरा को डिस्कस करेंगे। तो फाइलम पॉरीफेरा जो है उसमें जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं स्पॉन्जेस। और ये स्पॉन्जेस के कुछ एग्जाम्पल नेम्स हैं, वो है साइकन, यूस्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। तो जो ये फाइल पॉरीफेरा जो फाइलम में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनकी बॉडी वॉल जो है वो काफ़ी पोरस होती है और उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको जो है पोर बियरर्स भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी वॉल पे जो है छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी मोस्टली स्पॉन्जेस होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं और मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मतलब खारे पानी में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। पर कुछ ऐसी स्पॉन्जेस होती हैं जो फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती हैं। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का एक मेन एग्जाम्पल है, वो है स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला एक ऐसी स्पॉन्ज है जो कि फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, तो उसका आंसर होगा स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जेस जो होती हैं वो जो है सिसाइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिसाइल ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा जो है मूव नहीं करते हैं, वो एक सबस्ट्रेटम जो होता है उसी से चिपक के वो रहते हैं और ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। तो अब एक सबस्ट्रेटम से चिपक के रहने से क्या होता है कि वो अब फूड गैदरिंग कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि वो फूड कैसे गैदर कर पाएंगे। अब वो फूड कैसे गैदर कर पाते हैं? वो फूड इस तरीके से गैदर कर पाते हैं कि जितना भी वाटर जो उनकी बॉडी के थ्रू एंटर करता है वो उसके थ्रू जो है अपना फूड कलेक्ट करते हैं। अब बॉडी सिमेट्री कैसी होती है इनकी? बॉडी सिमेट्री जैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि ये जो है एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मतलब किसी भी प्लेन के थ्रू इनकी बॉडी को आप डिवाइड करोगे तो वो जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये जो है एसिमेट्रिकल इनकी बॉडी सिमेट्री होती है। और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये भी मैं आपको प्रीवियसली पढ़ा चुका हूँ। ये जो है काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसलिए इनके अंदर जो है, और मल्टी सेलुलर होते हैं तो टिश्यू बनने का कोई इनके अंदर चांस होता नहीं है। काफ़ी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं इसलिए इनके अंदर जो है सिर्फ सेल के एग्रीगेट्स होते हैं जो कि एक तरीके से सारे फंक्शन निभाते हैं, और इसलिए जो है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही इस फाइलम के अंदर पाया जाता है। अब बॉडी में इनके जो है काफ़ी सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ, और ये पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर जो है इनकी बॉडी के थ्रू जो है वो पास करता रहता है, इनकी बॉडी के अंदर जाता है और फिर इनकी बॉडी से निकलता है। तो इनकी बॉडी के अंदर जो है एक यूनिक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। इस वाटर कैनाल सिस्टम की वजह से ही जो है ये अपना फूड गैदर कर पाते हैं, और ये वाटर कैनाल सिस्टम ही इनको रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज में और
वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करता है इन्हें, और फूड गैदर करने में तो हेल्प करता ही है। तो अब हम जो है इनकी वाटर कैनाल सिस्टम, जो इनका काफ़ी एक मेन सिस्टम है इनकी बॉडी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसको, उस एक सिंगुलर पोर को कहते हैं ऑस्टियम, और जो मल्टीपल पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट है उन सब को मिलाकर हमने ऑस्टिया कह दिया, तो प्लूरल में हम उसे ऑस्टिया कह सकते हैं। तो ऑस्टिया के थ्रू जो है वाटर एंटर करता है बॉडी में। ये जो है एक ओपनिंग की तरह एक्ट करता है वाटर कैनाल सिस्टम की, और इसके थ्रू जो है वाटर एंटर करता है बॉडी में, और फिर वो जाता है स्पॉन्जोसील में, जो कि एक सेंट्रल कैविटी होती है, सेंट्रल हॉलो कैविटी होती है इस वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर। और ये स्पॉन्जोसील जो है वो लाइंड होता है एक स्पेशलाइज्ड सेल से, जिनको हम कहते हैं श्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स। ये कॉलर सेल्स क्या करते हैं, ये जो वो पानी के अंदर जितने भी फूड मटेरियल जो प्रेजेंट होगा उसको अपने यहाँ पे एंट्रैप कर लेते हैं। फूड को जो है यहाँ पे श्वानोसाइट्स जो है वो एंट्रैप कर लेते हैं फॉर डाइजेशन। और यहाँ से जो बाकी का पानी है, उस पानी में से जो है वो फूड तो अब निकल चुका है, तो जो बाकी पानी है वो यहाँ ऑस्क्यूलम जो ओपनिंग है उसके थ्रू जो है बाहर निकल जाता है। अब ये वाटर कैनाल सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उसका फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे। अब हम डाइजेशन स्पॉन्जेस में किस तरीके से होती है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पॉन्जेस को जो है वो फिल्टर फीडर्स भी कहा जाता है। अब फिल्टर फीडर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम में, जो कॉलर सेल्स होते हैं या जिसको श्वानोसाइट्स भी कहते हैं, वो जो है पानी में से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को जो है एंट्रैप कर लेते हैं। मतलब वो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को जो है, जो उनके अंदर जो पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पॉन्जेस, उनके अंदर जो पानी एंटर करता है वो उस पानी में से माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स और एनिमल्स को जो है छांट लेते हैं, या कह सकते हैं कि वो पानी में से जो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एनिमल्स को जो है फिल्टर कर देते हैं। ये एक तरीके से फिल्टर करना ही तो हुआ। पानी में माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कुछ है, और वो एंटर करा स्पॉन्जेस के अंदर, और स्पॉन्जेस के अंदर जो श्वानोसाइट्स है उन्होंने उसमें से फूड जो है अपना, जो कि माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या एनिमल्स है, उनको एंट्रैप कर लिया और पानी को जाने दिया। तो एक तरीके से पानी को फिल्टर कर दिया और अपना फूड उसमें से गैदर कर लिया। तो इसलिए इनको स्पॉन्जेस को जो है फिल्टर फीडर्स कहा जाता है। अब ये श्वानोसाइट्स या कॉलर सेल्स जो हैं, जिस फूड को ये एंट्रैप करते हैं, उन फूड पार्टिकल्स को जो ये है वो सेंड कर देते हैं, या मतलब भेज देते हैं फूड वैक्यूल्स की तरफ। अब फूड वैक्यूल्स क्या करते हैं, फूड वैक्यूल्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स या वो सब कुछ होता है। तो अब फूड वैक्यूल्स के अंदर जाके वो फूड जो है डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि फूड वैक्यूल्स के अंदर जो है वो डाइजेशन हो रही है, इनसाइड में फूड वैक्यूल्स की डाइजेशन हो रही है, इसलिए इस डाइजेशन को जो है इंट्रासेलुलर कहेंगे। इसलिए जो कहा जाता है कि डाइजेशन स्पॉन्जेस के केस में या पॉरीफेरा फाइलम के केस में जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, वो इसलिए ही कहा जाता है। स्पॉन्जेस के अंदर डाइजेशन जो होती है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और जो स्केलेटन होता है स्पॉन्जेस का,
वो बना होता है स्पेशलाइज, कुछ सेल्स होते हैं उसको कहते हैं स्पिक्यूल्स, और स्पॉन्जिन फाइबर्स के मिक्सचर से ये जो है इसका स्केलेटन बना होता है स्पॉन्जेस का। और सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं स्पॉन्जेस में, मतलब इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कह सकते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेक्सेस जो हैं सेपरेट नहीं होते। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट का मतलब है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेपरेट नहीं है, वो एक ही सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट, और उसे कह सकते हैं मोनोइशियस भी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है सेपरेट होता है, सेपरेटली प्रेजेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए ह्यूमंस में जो है मेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो सिर्फ मेल्स में होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल्स में होता है, तो मतलब सेक्सेस जो हैं वो इस केस में सेपरेट हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेक्सेस सेपरेट हो, मतलब मेल्स के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होगा और फीमेल्स के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है डायेशियस कहा जाता है। डायेशियस ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट को आप ज़रूर याद रखना कि मोनोइशियस और डायेशियस ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट फिर आगे जब हम फाइलम में और ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे और फाइलम्स को डिस्कस करेंगे तो ये कंसेप्ट ज़रूर यूज़ होगा, तो उस समय फिर आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इसको आप याद कर लीजिए। रिप्रोडक्शन जो है वो फाइलम पॉरीफेरा में वो एसेक्सुअली होती है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे स्पॉन्जेस फाइलम पॉरीफेरा में, उनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फ्रैगमेंटेशन के थ्रू, और सेक्सुअली जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स की फॉर्मेशन करके। और जो फर्टिलाइजेशन होती है वो होती है इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है फाइलम पॉरीफेरा में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है विद इन दी बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर गैमीट्स बनेंगे और वो फर्टिलाइज करेंगे और डिप्लॉयड जाइगोट की वो फॉर्मेशन करते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कम्प्लीटली विद इन दी बॉडी हो रहा है, मतलब बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए जो है वो फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन कही जाती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है फाइलम पॉरीफेरा में। डेवलपमेंट जो है फाइलम पॉरीफेरा में वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वल स्टेजेस के थ्रू जो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वल स्टेजेस के थ्रू एडल्ट की फिर फॉर्मेशन होती है। इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिज्म एडल्ट में उसकी फॉर्मेशन नहीं होती है, बीच में लार्वल स्टेजेस के से होते हुए वो जो है फिर एडल्ट में उसकी फॉर्मेशन होती है। तो बीच में लार्वल स्टेजेस आ गए, इसलिए जो है ये डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट नहीं रही, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई। जहाँ पे भी लार्वल स्टेजेस आ जाएंगी बीच में, उस डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाएगा। तो इसलिए फाइलम पॉरीफेरा में जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। फाइलम पॉरीफेरा के कुछ एग्जांपल्स होते हैं जैसे स्पॉन्जिला, ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फाइलम पॉरीफेरा के अंडर आते हैं। स्पॉन्जिला साइकन और यूस्पॉन्जिया।
तो ये सारे एग्जांपल्स हो गए फाइलम पॉरीफेरा के। इसी के साथ जो है फाइलम पॉरीफेरा जो है वो ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट फाइलम में हम आ जाते हैं जो कि सेकंड फाइलम है, फाइलम सीलेंट्रेटा। तो फाइलम सीलेंट्रेटा में क्या होता है कि इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक हैबिटाट में पाए जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस में होता है, और ये भी मोस्टली मरीन होते हैं, बट फ्यू जो हैं कुछ उसमें से फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं इसमें से ऑर्गेनिज्म इस फाइलम में। उसका एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है इस सीलेंट्रेटा फाइलम के अंडर आता है, और हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। मोस्टली जो है इसके ऑर्गेनिजम्स वो मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस में हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। फ्यू ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में जो हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मैं प्रीवियसली आपको पढ़ा चुका हूँ। सेसाइल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो एक सबस्ट्रेटम से अटैच होकर रहते हैं, जो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं। या तो ये सेसाइल होंगे या फिर ये हो सकता है कि फ्री फ्लोटिंग हो। तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में पाए जाते हैं, या तो सेसाइल या फ्री फ्लोटिंग। और इसमें फाइसेलिया और ऑरेलिया ये एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनिजम्स के जो कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं इस फाइलम के अंदर। तो बॉडी सिमेट्री जो होती है वो रेडियल सिमेट्री इसमें पाई जाती है, और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और जर्मिनल लेयर्स जो होती है उनके बेसिस पे जो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, इसमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मतलब दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इसलिए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स इसमें होते हैं। जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उनको हम नाइडेरियंस भी कहते हैं, और नाइडेरियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी सीलेंट्रेट्स होते हैं उनके उनके पास जो है नाइडोब्लास्ट नाम का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उनके बॉडी वॉल। जो सीलेंट्रेट्स होते हैं उन्हें हम नाइडेरियंस भी कहते हैं, और नाइडेरियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि सीलेंट्रेट्स की बॉडी पर ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं नाइडोब्लास्ट नाम से। ये नाइडोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो सीलेंट्रेट्स की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, और ये नाइडोब्लास्ट क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं एंकरेज में, डिफेंस करने में। सीलेंट्रेट्स जो है डिफेंस कर पाते हैं इन नाइडोब्लास्ट सेल्स की वजह से, और कैप्चरिंग ऑफ प्रे में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने प्रे को कैप्चर करने में और उसको मारने में नाइडोब्लास्ट जो है वो हेल्प करता है। ये नाइडोब्लास्ट के अंदर जो है इसके कैप्सूल में हिप्नोटॉक्सिन प्रेजेंट होते हैं। ये हिप्नोटॉक्सिन जो है वो इसके प्रे को जो है एक तरीके से बेहोश या घायल कर देते हैं। जैसे अब ये नाइडोब्लास्ट जो है सीलेंट्रेट्स में ये प्रेजेंट होता है, और ये नाइडोब्लास्ट जो है वो हेल्प करेगा प्रे को कैप्चर करने में। और इसमें जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं थ्रेड ट्यूब, और ये थ्रेड ट्यूब जो है एक नीडल की तरह एक्ट करता है, और ये उसमें प्रे की बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, और थ्रेड ट्यूब की मदद से जो है हिप्नोटॉक्सिन्स जो है फिर प्रे की बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, और हिप्नोटॉक्सिन्स जो है प्रे को घायल कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, या प्रे को किल कर देते हैं। और फिर आसानी से नाइडेरियंस जो है वो अपने प्रे को जो है कैप्चर कर लेंगे और उसको खा लेंगे या डाइजेस्ट कर लेंगे आसानी से। तो इस तरीके से नाइडोब्लास्ट जो है वो प्रे को कैप्चर करने में और जो है सीलेंट्रेट्स की डिफेंस में भी काफ़ी हेल्प करता है, कि कोई भी प्रेडेटर अगर इनके ऊपर फीड करने के आ रहा है सीलेंट्रेट्स के ऊपर, तो वो इनके डिफेंस में भी काफ़ी हेल्प करता है। तो नाइडोब्लास्ट के जो है ये सारे जो है यूजेस होते हैं, इन सारी चीज़ों में नाइडोब्लास्ट जो है वो हेल्प करता है।
सीलेंट्रेट्स में डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होती है। वो दोनों इस वजह से होती है क्योंकि जैसे ही नाइटोब्लास्ट ने अपने प्रे को कैप्चर कर लिया और किल कर दिया, तो उस प्रे को जो है फिर भेज दिया जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर। नाइडेरियंस या सिलेंट्रेट्स कह लो, उनके अंदर जो है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है। तो जैसे ये फूड को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर भेज दिया जाता है, ये फूड के ऊपर जो है एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट करते हैं जो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, और ये जो है इस फूड को डाइजेस्ट करके स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो डाइजेशन हुई ये आउटसाइड दी सेल्स हो रही है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर, तो इसलिए इस डाइजेशन को जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। अब ये जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बने, इनको जो है बॉडी सेल्स जो हैं सीलेंट्रेट्स के, वो एंगल्फ कर लेते हैं और ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स को जो है फूड वैक्यूल्स के अंदर डाल देते हैं, और ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स जो हैं उनकी फिर फर्दर डाइजेशन होती है इन फूड वैक्यूल्स के अंदर। अब ये विद इन दी सेल्स फूड वैक्यूल्स के अंदर ये डाइजेशन इन स्मॉल फ्रैगमेंट्स की हो रही है, इसलिए इस डाइजेशन को जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये विद इन दी सेल्स फूड वैक्यूल्स के अंदर हो रही है। तो इसलिए जो है सीलेंट्रेट्स में डाइजेशन जो है वो पहले एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, फिर उसके बाद इंट्रा सेलुलर होती है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीलेंट्रेट्स में जो है बॉडी फॉर्म्स जो होती हैं वो दो तरह की होती है। दो तरह की बॉडी फॉर्म्स इसमें सीलेंट्रेट्स में पाई जाती हैं। पहली होती है पॉलिप और सेकंड होती है मेड्यूसा। पॉलिप जो होती है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, जो कि सेसाइल होती है, मतलब वो ज़्यादा मूव नहीं करती है ये वाली फॉर्म। तो जो भी ऑर्गेनिज्म इस फॉर्म में पाया जाएगा वो ज़्यादा मूव नहीं करेगा, सेसाइल होगा, मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच रहेगा हमेशा। और मेड्यूसा जो है दूसरी साइड में, मेड्यूसा फॉर्म जो है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म इस फॉर्म में पाया जाएगा वो ऑर्गेनिज्म जो है फ्रीली स्विम करता होगा। और साथ ही साथ उसका शेप जो है अम्ब्रेला शेप्ड होगा, अम्ब्रेला जैसा शेप होगा उस ऑर्गेनिज्म का, जो भी जिसका भी फॉर्म मेड्यूसा फॉर्म होगा। तो ऑर्गेनिजम्स जो कि पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो होता है हाइड्रा, और एडेम्सिया जो है वो पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ऑरेलिया ऑर्गेनिज्म जो है जिसको हम कॉमनली जेलीफिश कहते हैं, वो मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मेड्यूसा जैसे कि मैंने पढ़ाया कि वो अम्ब्रेला शेप्ड होता है। तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये रफली एक रफ डायग्राम की तरह बनाया हुआ है मेड्यूसा का शेप। ये जो है आप देख सकते हैं कि ये अम्ब्रेला शेप्ड है। और पॉलिप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप्ड होता है। ये रफली एक रफ डायग्राम बना रखा है पॉलिप शेप का। तो पॉलिप शेप कुछ इस तरीके से होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सिलेंड्रिकल शेप में है, तो पॉलिप शेप जो है वो सिलेंड्रिकल शेप होता है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है दोनों ही फॉर्म में पाए जाते हैं, पॉलिप में भी और मेड्यूसा में भी। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है ओबेलिया। ओबेलिया ऑर्गेनिज्म जो है वो पॉलिप फॉर्म में भी पाया जाता है और मेड्यूसा फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों फॉर्म को दिखाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है कि वो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है अपने लाइफ में।
ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये होता है कि पॉलिप फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा मेड्यूसा फॉर्म में, और मेड्यूसा फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिप फॉर्म में। तो पॉलिप फॉर्म मेड्यूसा फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप फॉर्म जो है वो मेड्यूसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और मेड्यूसा फॉर्म जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या पॉलिप फॉर्म की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म जैसे ओबेलिया है वो दोनों फॉर्म को शो कर सकता है, पॉलिप फॉर्म को भी और मेड्यूसा फॉर्म को भी। तो इसी चीज़ को जो है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कहते हैं, या इसको जो है मेटाजेनेसिस भी कहा जाता है। तो इसी के साथ जो है आपका फाइलम सिलेंट्रेटा वो ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फाइलम पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे थर्ड फाइलम, फाइलम टीनोफोरा। तो फाइलम टीनोफोरा में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको जो है कॉम्ब बियरर्स भी कहा जाता है। कॉम्ब बियरर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक टीनोफोरियन ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है। तो ये जो टीनोफोरा के ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं टीनोफोरा फाइलम के अंदर, इन ऑर्गेनिजम्स के पास जो है सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होती हैं इनकी बॉडी के ऊपर। ये सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स होने की वजह से इनको जो है कॉम्ब, और इनकी बॉडी पे जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं प्रेजेंट। तो इस वजह से इन्हें कॉम्ब बियरर्स कहा जाता है। बियरर का मतलब है पोर, पोर प्रेजेंट है, और कॉम्ब जो है वो सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से इनको टोटली कॉम्ब बियरर्स कहा जाता है। और टेंटिकल्स भी इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ये सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स जो है ये इन्हें लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब मूवमेंट में हेल्प करता है। तो इनकी बॉडी जो है वो फ्री स्विमिंग होती है, और ये बेसिकली जो है आपका मरीन वाटर में टीनोफोरा के सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब बॉडी सिमेट्री क्या होती है? बॉडी सिमेट्री इसमें जो होती है वो होती है रेडियली सिमेट्रिकल। तो ये फाइलम जो है इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इसके, वो बेसिकली सिलेंट्रेट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। इसलिए इस इन ऑर्गेनिजम्स को जो है पहले सीलेंट्रेट्स के अंदर ही गिना जाता था, पर बाद में इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग पता चले, तो इस वजह से फिर एक अलग फाइलम बना दिया गया टीनोफोर्स। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ये काफ़ी सिमिलर है सीलेंट्रेट से। और डाइजेशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर बोथ है। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर बोथ क्यों है? ये बिल्कुल सेम वही रीज़न है जो सिलेंट्रेट्स में होता है। तो ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। टीनोफोर्स जो हैं वो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, ये भी याद रखना। और रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाई जाती है, सिर्फ सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है। बाकी अभी जो हमने सीलेंट्रेट्स में पढ़ा था कि उसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन होती है, पर इसमें सिर्फ जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं टीनोफोरा में, मतलब मोनोइशियस होते हैं। और ये मोनोइशियस और हर्माफ्रोडाइट का मतलब मैं बता चुका हूँ। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है। वाटर में जो है इसकी बेसिकली फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि ये मरीन एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, तो वाटर में ऑब्वियसली इसकी फिर फर्टिलाइजेशन होती है। तो फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होती है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब वही कि लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। और जो इसकी लार्वल स्टेज होती है, लार्वा जो होता है वो होता है, उसको कहते हैं साइडिपिड लार्वा।
और बायोल्यूमिनेसेंस ये एक प्रॉपर्टी होती है। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है एमिशन ऑफ लाइट बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर लाइट एमिट करता है तो उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो वेल मार्क्ड होती है टीनोफोर्स में। तो टीनोफोरा फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्ज़ाम में। टीनोफोरा फाइलम के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। प्लूरोब्रैकिया है, पहला एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया, सेकंड है टीनोप्लेना, थर्ड है हॉर्मीफोरा। हॉर्मीफोरा का कॉमन नेम होता है सी वॉलनट और प्लूरोब्रैकिया का कॉमन नेम होता है सी गूजबेरी। तो ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि सी गूजबेरी किसका कॉमन नेम होता है, तो उसका आंसर होगा प्लूरोब्रैकिया। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ फाइलम, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। तो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है फ्लैटवॉर्म्स कहते हैं। फ्लैटवॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो डॉर्सली और वेंट्रली, डॉर्सली मतलब बैक साइड से और वेंट्रली मतलब फ्रंट साइड से, दोनों तरफ से जो है इनकी बॉडी जो है बिल्कुल फ्लैट होती है। तो बिल्कुल फ्लैट होने की वजह से इनको जो है फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं। अब प्लेटीहेलमिन्थिस के हैबिटेट और हैबिट को डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लेटीहेलमिन्थिस में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ही जो होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, मतलब सारे एंडोपैरासाइट्स इसमें नहीं होते हैं। कुछ जो है वो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और पैरासाइट का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जो नरिशमेंट और फूड के लिए किसी होस्ट पे निर्भर करता है। तो एंडो पैरासाइट का मतलब है कि वो विद इन दी ऑर्गेनिज्म बॉडी जो वो रहेगा। तो ये एंडो पैरासाइट्स जो होते हैं ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। इसके जो अंदर जो फ्लैट वॉर्म्स जो मैंने भी पढ़ा है जो पाए जाते हैं इस फाइलम के अंदर, ये जो एंडो पैरासाइट्स हैं इसका एक एग्जाम्पल है फेसियोला हेपेटिका। फेसियोला हेपेटिका जिसको कॉमनली कहा जाता है लिवर फ्लूक। ये जो है ऑर्गेनिजम्स जैसे शीप, गोट या डॉग हो गया, उसके लिवर में ये पाया जाता है। उसके लिवर में ये एज अ एंडोपैरासाइट पाया जाता है और ये वहाँ से जो है अपने लिए नरिशमेंट और फूड वूड और शेल्टर वहीं से लेता है। तो ये एक एग्जांपल है फेसियोला हेपेटिका इस फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का। जो ऑर्गेनिजम्स प्लेटीहेलमिन्थिस में पाए जाते हैं फ्लैटवॉर्म्स जिन्हें कहते हैं, वो जो है मरीन और फ्रेश वाटर दोनों जगह में पाए जा सकते हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी होती हैं, मतलब जो लैंड पे भी कुछ पाए जाते हैं। और एक फ्रेश वाटर स्पीशीज इस फाइलम में पाई जाती है जिसको कहते हैं ड्यूजेसिया, या जिसको कॉमनली प्लेनेरिया भी कहा जाता है। ये एक फॉर्म होती है प्लेटीहेलमिन्थिस, ये एक स्पीशीज होती है प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम में जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। अब बॉडी सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो बायलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी होती है इनकी प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब फ्लैटवॉर्म्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होती है प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम में। और प्लेटीहेलमिन्थिस में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों ही लेयर्स जो है वो, तीनों ही जर्मिनल लेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। और सीलम की बात करें तो सीलम जो है वो एक बॉडी कैविटी होती है जो कि लाइंड होती है, जो कि कवर्ड होती है मीजोडर्म से। तो इसमें मीजोडर्म तो प्रेजेंट है
बट इस फाइलम में जो है वो सीलम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें मीजोटर्म प्रेजेंट है पर सीलम जो है वो एब्सेंट है। तो इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, इन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एसीलमेट्स। एसीलमेट्स मतलब सीलम एब्सेंट है। तो ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप ज़रूर याद रखेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि प्लेटीहेलमिन्थस फाइलम में जो है सीलम एब्सेंट होता है। प्लेटीहेलमिन्थस में स्केलेटन जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, क्योंकि ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा है कि ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल ही फ्लैट होती है। आपने जैसे देखा हो कोई ट्रांसपेरेंट टेप को देखा हो अगर, तो बिल्कुल वैसे ही इनकी बॉडी होती है, बिल्कुल थिन और बिल्कुल ही फ्लैट इनकी बॉडी होती है। तो कोई भी स्केलेटन एंडोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन होने का मतलब इसमें बनता ही नहीं है। तो इसलिए स्केलेटन जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है इसमें। पर क्योंकि इसमें जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंडोपैरासाइट होते हैं, तो एंडोपैरासाइट होते हैं इसलिए इनकी बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि हुक्स, सकर्स और टीथ। इनके कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोपैरासाइट होते हैं। हुक का क्या काम होता है? हुक जो है इनको हेल्प करेगा किसी भी अपने होस्ट की बॉडी या टिश्यू या सेल से जिससे वो नरिशमेंट ले रहे हैं उससे अटैच होने में ये हुक जो है हेल्प करता है। और सकर के थ्रू ये उससे जो है जो भी ब्लड या नरिशमेंट जो है वो सक कर सकते हैं। और टीथ जो है इन्हें ग्राइंडिंग और उसमें हेल्प कर सकता है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन इसमें होती हैं क्योंकि इसमें मोस्टली एंडोपैरासाइट इस फाइलम में पाए जाते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एब्सेंट होता है प्लैटीहेलमिन्थस में, और सिर्फ एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जो कि एक्ट करती है एज अ माउथ एज वेल एज एनस। तो ये चीज़ है। और एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन किस तरीके से होती है ये पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि अमोनिया या यूरिया जो कि प्रोड्यूस हुए मेटाबॉलिज्म के टाइम पे, उनको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने को जो है एक्सक्रीशन कहा जाता है। और ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बॉडी में फ्लूइड बैलेंस, इस केस में वाटर होगा, तो फ्लूइड के बैलेंस को या वाटर के बैलेंस को ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो है वो मेंटेन करके रखा जाए कि एक स्टेबल अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है उसका बैलेंस हमेशा बना रहे बॉडी में। उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और फ्लेम सेल्स नाम के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लैटीहेलमिन्थस में जो कि उसे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं प्लैटीहेलमिन्थस में। तो उसका आंसर होगा फ्लेम सेल्स। नर्वस सिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम में। और इसमें जो नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं वो लैडर की फॉर्म में अरेंज्ड होती है, लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म में। तो वो जो है लैडर शेप्ड की अपीयर होती हैं। तो इसलिए जो है उसको लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी कह देते हैं। और ये ऐसे टाइप का जो है नर्वस सिस्टम ये जो है ये प्लनेरिया में पाया जाता है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मींस मोनोइशियस होते हैं। मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन्स, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है। शिस्टोसोमा
शिस्टोसोमा जो ऑर्गेनिज्म है ये एक एक्सेप्शन होता है इन सारे ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ये जो है मोनोएशियस नहीं होता, ये डायेशियस होता है। मींस इसके जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सेपरेट होते हैं। मेनली जो है सारे ऑर्गेनिजम्स इस प्लेटिहेलमिन्थस फाइलम में जो है वो सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं, पर इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि प्लनेरिया जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है थ्रू ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ये सब आपको एक्सेप्शन याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्टिलाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स में जो कि प्लेटिहेलमिन्थस फाइलम में पाए जाते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब विद इन दी बॉडी होता है। और डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट होता है विद मैनी लार्वल स्टेजेस। और एक यूनिक प्रॉपर्टी कुछ ऑर्गेनिजम्स में होती है इस फाइलम के, जिसको हम कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है एबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस इट्स लॉस्ट और डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स। मतलब कोई भी अगर बॉडी पार्ट एक उस ऑर्गेनिज्म का अगर डैमेज हो चुका है तो वो जो है दोबारा से रिप्लेस हो जाता है, मतलब रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से नया बन जाता है। या इसमें एक और चीज़ होती है कि अगर उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हम कुछ टुकड़े कर दें, कुछ पार्ट्स काट के अलग कर दें, तो उस एक सिंगल पार्ट से जो है पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म हो जाता है, नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। इस चीज़ को भी जो है रीजनरेशन कहते हैं। तो ये रीजनरेशन जो है वो ये प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है प्लनेरिया में। प्लनेरिया के अंदर काफ़ी हाई रीजनरेशन की कैपेबिलिटी होती है। तो ये एग्जांपल आप ज़रूर याद रखना प्लनेरिया, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में।